मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। अगले 48 घंटे मुंबई पर बहुत भारी है। मौसम विभाग ने भारी बारिश की आशंका जताई है। कल रात भी मुंबई में तेज बारिश हुई और येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। अगले 48 घंटे बहुत अहम है मुंबई के लिए। तस्वीरें गुजरात के वलसाड की हैं। यहाँ बाढ़ और बारिश ने गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। वलसाड की औरंगा नदी उफान पर है। लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से नदी का पानी हाईवे पर आ गया, जिसकी वजह से हाईवे पर घुटने तक पानी लग गया। हाईवे पर इतना पानी लग गया कि छोटी गाड़ियों और बाइकों के चक्के पानी में डूब गए। हाईवे पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। हालत ये हो गई कि हाईवे पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चलने लगी। जाम को कम करने के लिए कुछ रास्तों पर रूट को डाइवर्ट भी किया गया, लेकिन उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाईवे पर पानी होने की वजह से जाम क्लियर होने में कई घंटे लग गए। पानी की धार तेज होने की वजह से बाइक सवारों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई में रात से हो रही लगातार भारी बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बारिश की वजह से शहर के कई हिस्सों में वाटर लॉगिंग देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट और ठाणे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। रात भर हुई बारिश के कारण नवी मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिसकी वजह से शहर में ट्रैफिक धीमे चल रहा है। जहां उत्तर प्रदेश के 17 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार हो रही बारिश जल भराव की वजह बन रही है, तो कई जगह हादसों को भी दावत दे रही है। देखिए रिपोर्ट। भारी बारिश के बाद ज्यादातर इलाके बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। सिद्धार्थनगर में ऐसी कोई सड़क नहीं होगी, ऐसा कोई इलाका नहीं होगा जो वाटर लॉगिंग की चपेट में ना हो। लगातार हो रही बारिश की वजह से राप्ती नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। राप्ती नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। गोरखपुर में सरयू और राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नदी में आई बाढ़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है। गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियों की जगह नाव चल रही है। कहीं भी आने जाने के लिए लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। बाढ़ के पानी के आगे लोग बेबस नजर आ रहे हैं। यहाँ पर पानी हर साल आता है और हम लोग समय से स्कूल जाते हैं। कभी नाव मिलता है, कभी नहीं मिलता है, तो हम लोग को बहुत दिक्कतें होती है। हर साल यहाँ बाढ़ आती है। यूपी के हरदोई में भी बाढ़ की डराने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ गर्री नदी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है। यूपी के 16 जिलों में बाढ़ का कहर इस वक्त है। बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 15 बटालियन लगाई गई हैं। साथ ही यूपी पीएसी की 28 बटालियनें भी तैनात की गई हैं बाढ़ पानी से निपटने के लिए। और असम में आफत की बारिश हो रही है। राज्य के 26 जिलों के 14 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में। मरने वालों की संख्या भी 100 के करीब पहुंच गई। उत्तर पूर्व के राज्यों में बादलों की मनमानी जारी है। भारी बारिश की वजह से नॉर्थ ईस्ट के ज्यादातर राज्यों के हाल बेहाल हैं। इसमें सबसे ज्यादा असर असम पर पड़ा है। असम के ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में हैं। ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की सभी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों का पानी अपनी सीमाओं को लांघकर लोगों के घरों तक पहुंच चुका है। गांव के गांव बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। राज्य में बाढ़, तूफान और बिजली गिरने से मरने वालों की संख्या 100 के करीब पहुंच गई है। सैलाब के अटैक के बाद कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। सरकार की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक असम के 26 जिलों के 14 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। राज्य के 2545 गांव बाढ़ की चपेट में हैं। धुबरी में सबसे ज्यादा 2,41,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। कछार में 1,60,000 लोग बाढ़ की चपेट में हैं। दरंग में 1 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए 300 के करीब राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें 1,20,000 से ज्यादा लोगों को रखा गया है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 4 दिन बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे खुल गया है। लैंडस्लाइड की वजह से ये हाईवे बंद था। 9 जुलाई को लैंडस्लाइड के बाद से ही एनएच नेशनल हाईवे बंद था। और अब जो जानकारी मिल रही है, लैंडस्लाइड की वजह से जब बंद हुआ तो रेस्क्यू चलाया गया और अब 4 दिन बाद इस रास्ते को खोला गया है। सीमा सड़क संगठन की टीम ने बिना रुके, बिना थके हाईवे पर गिरे मलबे को साफ किया। 83 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हाईवे पर लगे जाम को खाली करा लिया गया। हाईवे खुलते ही वहां मौजूद श्रद्धालु जय बद्री विशाल और जो बोले सो निहाल के जयकारे लगाने लगे। सबसे पहले पैदल श्रद्धालुओं को निकाला गया।
उसके बाद जाम में फंसी गाड़ियों को रवाना किया गया और आवाजाही सुचारू कर दी गई। ये पूरा पहाड़ जो आपके सामने है, पूरा पहाड़ नीचे आ गया था। हम जहाँ पे भी अपना इक्विपमेंट लगा रहे थे, हमें वहाँ पत्थर बड़े मिल रहे थे। हमने सब किया है, ब्लास्टिंग भी, इक्विपमेंट सब कुछ लगाया है, बट फाइनली पूरी मेहनत सफल आई है। 84 आवर्स की मेहनत के बाद, कड़ी मेहनत के बाद 1 मिनट भी यहाँ पे हमारा इक्विपमेंट बंद नहीं हुआ है। लैंडस्लाइड की वजह से जोशीमठ से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर यह हाईवे बंद हो गया था, जिसकी वजह से 4000 से ज्यादा यात्री फंस गए थे। लैंडस्लाइड में फंसने की वजह से यात्री काफी घबरा गए थे। दोनों तरफ फंसे लोग हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हाईवे खुला, लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई। और अगली खबर दिल्ली से। दिल्ली के बर्गर किंग हत्याकांड के तीनों शूटर ढेर हरियाणा के सोनीपत में मुठभेड़ में मारे गए। वांटेड आशीष, लालू, विक्की, सनी, गुर्जर ढेर हुए। हरियाणा एसटीएफ, दिल्ली पुलिस के साथ मुठभेड़ में तीनों ढेर हुए। दिल्ली के रजौरी गार्डन के बर्गर किंग हत्याकांड में शामिल थे। हरियाणा के सोनीपत में रात के अंधेरे में एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मोर्चा संभाला। दोनों तरफ से फायरिंग हुई और 3 बदमाश ढेर हो गए। 2 की पहचान आशीष, लालू और विक्की छोटा के तौर पर हुई, जिनकी दिल्ली के राजौरी गार्डन बर्गर किंग रेस्टोरेंट हत्याकांड में तलाश थी। मुठभेड़ में तीसरा अपराधी सन्नी गुर्जर भी मारा गया। 18 जून की रात दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग रेस्टोरेंट में अमन नाम के शख्स की हत्या कर दी गई थी। इस दौरान आरोपियों ने 40 गोलियां बरसाई थी। बीती रात सोनीपत के खरकोता गांव की मुठभेड़ में मारे गए तीनों बदमाश भाव गैंग के शार्प शूटर थे। तीनों पर लाखों का इनाम था। हिसार के व्यापारियों से मांगी थी फिरौती। तीनों पर 50 से ज्यादा केस थे। मौके से 5 आधुनिक पिस्टल बरामद। ये तीनों गैंगस्टर सरगना हिमांशु भाऊ के लिए काम करते थे। इस गैंग को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्रतिद्वंद्वी माना जाता है, जो दिल्ली हरियाणा के आसपास कई हिंसक वारदातों को अंजाम दे चुका है, जिसमें हत्या, अपहरण और फिरौती जैसे संगीन अपराध भी शामिल हैं। और अब खबर राजस्थान से। जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना और श्री राजपूत करणी सेना के बीच वर्चस्व की जंग चल रही है। राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत पर फायरिंग तक हो गई। श्री राजपूत करणी सेना के महिपाल सिंह मकराना पर फायरिंग का आरोप है। तस्वीरें जयपुर के राष्ट्रीय करणी सेना के दफ्तर की हैं, जहां राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना को लोगों ने घेर रखा है। उनके साथ मारपीट भी की जा रही है। आरोप है कि मकराना अपने साथियों के साथ राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष शिव सिंह शेखावत पर जानलेवा हमला करने आए थे। दफ्तर में फायरिंग भी हुई, लेकिन गोली दीवार में जा धंसी। इसके बाद शेखावत के समर्थकों ने मकराना को मारा पीटा। दो तरीका लगता है, या तो ड्रग्स का नशा कर रखा है, या इसको किसी ने 5-7 करोड़ रुपए की फिरौती दे रखी है। इसको जो इनके बॉस है ना, उस बॉस को 7 दिन के अंदर अंदर जो मारने की धमकी देना। ताजा घटना को लेकर राजपूत करणी सेना ने शेखावत पर बड़ा आरोप लगाया है। बुलाने के बाद में उनको घेरा गया। घेरने के बाद में बंदूक के बट से, जो वीडियो में, उनको मारा गया। उनके टांके आए। मारपीट के बाद महिपाल सिंह मकराना का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा है। खबर देहरादून से। देहरादून में रेडियो एक्टिव पदार्थ के साथ 5 लोग गिरफ्तार हुए। देहरादून के राजपुर रोड इलाके से पुलिस ने पकड़ा। रेडियोधर्मी पदार्थ और रेडियोग्राफिक कैमरा के साथ अरेस्ट हुए। पुलिस ने 2 बक्से के साथ 5 लोगों को पकड़ा है। दिल्ली, यूपी और एमपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी। यही वो 2 बक्से हैं जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ होने का शक है। घटना देहरादून के राजा रोड इलाके की है। पुलिस की टीम जब इस घर में पहुंची, 5 संदिग्ध मिले। घर में दाखिल होते ही पुलिस की नजर फर्श पर रखे 2 बैग पर पड़ी। पुलिस के कहने पर आरोपियों ने जब पहला बैग खोला था, उसमें बॉक्स जैसी कुछ चीज नजर आई। पुलिस वालों ने दूसरा बैग खुलवा कर देखा तो उसमें ऑपरेट करने वाला डिवाइस मिला। पुलिस वालों ने दोनों बैग को अपने कब्जे में ले लिया और 5 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जो बॉक्स है उसमें केमिकल भी है और जिसको केमिकल एग्जामिनेशन करने के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में भेजने की बात भी बताई गई है। चूंकि मामला संवेदनशील था, तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया गया था और इसमें 5 लोग की अभी गिरफ्तारी हुई है। और अभी जो फाइंडिंग्स आएंगी और उसके बाद आगे क्या प्रोसेस निकल के आएगा तो उसके बारे में आगे बताया जा सकेगा। देहरादून पुलिस की ये कार्रवाई एक गुप्त सूचना के आधार पर थी। पुलिस को एक मुखबिर से सूचना मिली थी कि राजपुर के एक फ्लैट में कुछ संदिग्ध लोग आए हैं। मुखबिर ने पुलिस को बताया था कि ये लोग एक रेडियो एक्टिव डिवाइस लेकर आए हैं और उसे खरीदने या बेचने के बारे में बात कर रहे हैं।
पुलिस अब बरामद सामान की जांच करवा रही है। और एक और बड़ी खबर, आईएएस पूजा खेड़कर की मां पर केस दर्ज हो गया है। आईएएस पूजा खेड़कर के पिता के खिलाफ भी एफआईआर। पिस्टल लेकर धमकी देने के केस में एफआईआर दर्ज हुई है। पिस्टल लेकर धमकी देने का ये जो वीडियो था पूजा खेड़कर की मां का, वो वायरल हुआ और उसके बाद पुलिस ने एक्शन दिखाया। इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई। और ज्यादा जानकारी राजीव दे रहे हैं। जी राजीव, बताइए। देखिए, जिस तरह से मनोरमा खेड़कर का वीडियो कल सामने आया था कि वो अपने बाउंसर के साथ में राजीव, आपकी आवाज, राजीव आप सुन पा रहे हैं? राजीव से हमारा संपर्क टूटा है, लेकिन बड़ी जानकारी दे रहे थे राजीव। पिस्टल लेकर जो धमकी देने का ये वीडियो वायरल हो रहा था, इस तरह किसान को धमकाते हुए वीडियो सामने आया था पूजा खेड़कर की मां का, और अब एफआईआर दर्ज हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विवादों में पूजा खेड़कर पहले ही थी, लेकिन उनकी मां भी विवादों में आ गई। इस वीडियो के आने के बाद अब केस दर्ज हो गया है, एफआईआर दर्ज हो गई है। पिस्टल लेकर धमकी देने के केस में एफआईआर दर्ज हुए। मनोरमा खेड़कर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, केस दर्ज हो गया है। ये वीडियो वायरल हो रहा था और अब मुश्किलें बढ़ेंगी मनोरमा खेड़कर की। राजीव हमारे साथ जुड़ गए। राजीव, किन धाराओं में केस दर्ज हुआ है? आर्म्स एक्ट की साथ साथ में धमकी देने की धाराओं के तहत सेक्शन 323, 504, 506, 143, 144 और आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत ये केस दर्ज किया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वीडियो में आईएएस जो ट्रेनी आईएएस हैं पूजा खेड़कर, उनकी मां दिखाई दे रही है मनोरमा, लेकिन साथ साथ में दिलीप खेड़कर पर भी एफआईआर दर्ज किया गया है। दिलीप खेड़कर पूजा खेड़कर के पिता है और साथ साथ में जो बाउंसर गए थे उन बाउंसर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। क्योंकि कल ये वीडियो वायरल हुआ था, उस वीडियो के वायरल होने के बाद में पुलिस का कहना है कि जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ उनके संज्ञान में आया है, उसके बाद उन्होंने ये एफआईआर दर्ज की है। तो आने वाले समय में पूजा खेड़कर, उनकी मां और उनके पिता की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल मुलसी तालुका के धड़ौली गांव के जो लोग थे, उनका कहना था कि 25 एकड़ की जमीन उन्होंने खरीदी थी, लेकिन अगल बगल के गांव के लोगों की जमीनें भी वो जबरदस्ती कब्जा करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने वहां पर बाउंसर लगाकर लोगों को धमकी दी थी। शुक्रिया आपका राजीव, नजर बना के रखिए। बढ़ते हैं आगे। विधानसभा उपचुनाव की काउंटिंग जारी है और 7 राज्यों की 13 सीटों पर उपचुनाव के आएंगे नतीजे। बंगाल की 4, हिमाचल प्रदेश की 3 सीटों पर वोटों की गिनती, उत्तराखंड के 2, पंजाब में 1 सीट पर और मध्य प्रदेश में 1 सीट पर काउंटिंग। बिहार और तमिलनाडु की 1-1 सीट पर आएंगे नतीजे। तो उपचुनाव के काउंटिंग इस वक्त चल रही है और आज इनके नतीजे आ जाएंगे। जैसा कि हम आपको बता भी रहे हैं कि बंगाल की 4, हिमाचल की 3 सीटों पर गिनती चल रही है, उत्तराखंड के 2, पंजाब की 1, एमपी की 1 सीट पर और बिहार और तमिलनाडु की 1-1 सीट पर गिनती हो रही है। उनके नतीजे आ जाएंगे। और वहीं महाराष्ट्र एमएलसी चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत हुई। कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों की क्रॉस वोटिंग करने की खबर है। एनसीपी शरद गुट समर्थित प्रत्याशी जयंत पाटिल हार गए। जश्न की ये तस्वीरें एनडीए के नेताओं और कार्यकर्ताओं की है। जश्न इसलिए क्योंकि एनडीए के सभी 9 उम्मीदवार विधान परिषद चुनाव जीत गए। इस जीत में महाविकास अघाड़ी गुट में हुई क्रॉस वोटिंग का अहम रोल रहा। क्रॉस वोटिंग की वजह से महाअघाड़ी को 3 में से 1 सीट गंवानी पड़ी। महाराष्ट्र में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे और इसी के चलते सभी की नजरें 1 सीट के लिए होने वाले खेला पर थी। विधान परिषद की 11वीं सीट के लिए दूसरे दौर में उद्धव ठाकरे गुट के मिलिंद नार्वेकर और शरद पवार गुट से समर्थित पीडब्ल्यूपी के जयंत पाटिल के बीच टक्कर हुई और जीत के लिए जरूरी 23 वोट की बजाय बीजेपी के सदाभाऊ खोत मात्र 14 वोट पाकर दूसरे राउंड में चुनाव जीत गए, जबकि क्रॉस वोटिंग के चलते पीडब्ल्यूपी के जयंत पाटिल को मात्र 12 वोट मिले और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। विधान परिषद चुनाव में जीत से उत्साहित अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव को लेकर भी भविष्यवाणी की। और एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर बीजेपी और शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने क्या प्रतिक्रिया दी है, आइए सुनते हैं। 12 कैंडिडेट खड़े थे और 11 चुनकर आने वाले थे, लेकिन एक कैंडिडेट के लिए बहुत अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत अफवाहें भी थी
कि भाई बस शिंदे गुट के वो मदार फूटकर उद्धव जी की तरफ जाएंगे, कोई कहता था अजीत दादा के एमएलए जो है वो शरद पवार जी की तरफ जाएंगे, बीजेपी के कुछ लोग फूटेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ये सब क्या राजनीतिक बयानबाजी थी, हकीकत बयानबाजी थी। और आप अगर नतीजा देख रहे हो जो फर्स्ट प्रेफरेंस हमें मिला है, उसे तो लगता है कि सामने वाले पार्टी के वोट फूटे हुए हैं। एक बात देखिए, ये आंकड़े का खेल है, बरोबर है। पहले फर्स्ट लॉट में या सेकंड प्रेफरेंस में चुन के आना इम्पोर्टेंट है। गुप्त मतदान है, किसी के बारे में कुछ कहना भी अभी गलत है, लेकिन इस गुप्त मतदान में जो माहिर है वो निकल जाता है। शरद पवार साहब को झटका लगा, लेकिन जो माहिर है वो निकल जाता है। ऐसे नहीं, शरद पवार के नए खिलाड़ी नहीं, काफ़ी पुराने खिलाड़ी, ऐसे धक्के बहुत उन्हें देखे हैं, उन्हें इस तरह से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और आज की एक और बड़ी खबर, आज महाराष्ट्र दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 29,400 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं इसमें शामिल हैं। लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार आज मुंबई पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी आज शाम करीब 5:30 बजे गोरेगांव में नेस्को प्रदर्शनी केंद्र पहुंचेंगे और 29,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली सड़क, रेलवे और बंदरगाह क्षेत्र से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी 16,600 करोड़ रुपए की लागत वाली ठाणे बोरीवली सुरंग परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। इस परियोजना की कुल लंबाई 11.8 किलोमीटर है। इससे ठाणे से बोरीवली की यात्रा 12 किलोमीटर कम हो जाएगी और यात्रा समय में करीब 1 घंटे की बचत होगी। पीएम मोदी गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड परियोजना में सुरंग निर्माण कार्य की आधारशिला भी रखेंगे, जिसकी लागत 6,300 करोड़ रुपए से अधिक है। पीएम मोदी लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर नए प्लेटफॉर्म और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 का विस्तार राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी शाम करीब 7 बजे मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जी ब्लॉक में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी सचिवालय का दौरा करेंगे और INS टावर्स का उद्घाटन करेंगे। और नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई को 13 आरोपियों की रिमांड मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई इस केस के मास्टरमाइंड और आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी में। पटना हाईकोर्ट ने नीट पेपर लीक केस में गिरफ्तार 13 आरोपियों को सीबीआई को सौंप दिया है। इन आरोपियों को पहले बिहार पुलिस भी अपनी रिमांड पर ले चुकी थी। जब केस सीबीआई के हवाले हुआ तो उसने लोअर कोर्ट से आरोपियों के फिर से रिमांड की मांग की, लेकिन उसे खारिज कर दिया गया। इसके बाद सीबीआई ने इन 13 आरोपियों की रिमांड के लिए पटना हाईकोर्ट में अर्जी लगाई और बताया कि इन लोगों की अभी कुछ दिन की रिमांड अवधि बची हुई है, लिहाजा जांच को पूरा करने के लिए इनकी जितने दिन की भी रिमांड बची हुई है वो सीबीआई को देनी चाहिए। इन 13 आरोपियों में सिकंदर यादवेंदु, नीतीश कुमार, अखिलेश कुमार और रीमा कुमारी भी शामिल हैं। बता दें कि बिहार में नीट पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में सीबीआई ने पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के भांजे राकेश रंजन उर्फ रॉकी को भी गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 10 दिन की सीबीआई हिरासत मिली हुई है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई रॉकी और अन्य आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी, जिससे कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं। भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला किया है और इस ऐलान करने के साथ ही सियासत जबरदस्त गर्मा गई है। आज देश में सबसे ज्यादा इमरजेंसी तो मोदी जी का टाइम में ही हो रहा है। आने वाली पीढ़ियों को ये कहना बताना जरूरी है कि 25 जून 75 को संविधान की हत्या की गई थी, शुद्ध और शुद्ध अपनी गद्दी बचाने के लिए। केंद्र सरकार ने जैसे ही 25 जून को संविधान हत्या दिवस मनाए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया, सियासी घमासान शुरू हो गया। आपातकाल के मुखर विरोधी रहे गैर कांग्रेसी दल भी मोदी सरकार के संविधान हत्या दिवस मनाए जाने का विरोध कर रहे हैं, जबकि एनडीए के सहयोगी दल इसके समर्थन में खड़े हैं। आप तो खुद संविधान को तार-तार कर रहे, मैं हत्या नहीं बोलूंगा क्योंकि इस तरह के शब्द आप ही को सुहाते हैं। केंद्र सरकार के इस फैसले की भूरी भूरी प्रशंसा, ये लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रहार था। आपको बता दें कि 1975 में 25 जून को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू किया था। सरकार ने इसका गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है। और संविधान हत्या दिवस मनाने के फैसले के बाद पक्ष विपक्ष में जुबानी जंग जारी है। ये हेडलाइन मैनेजमेंट करने की एक कोशिश है।
सरकार बहुत सारे मुद्दों पे घिरी हुई है तो हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहती है। दरअसल मौजूदा सरकार की जो पार्टी है और उस पार्टी का जो मातृ संगठन है उसने कई वर्षों तक तिरंगे को नहीं माना, संविधान को नहीं माना, और आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अनंत हेगड़े से लेकर के लल्लू सिंह से लेकर दिया कुमारी से लेकर के उनके पोस्टर बॉय अरुण गोविल तक ने संविधान बदलने की बात की। और अगर ये संविधान के रक्षक बनने की बात कह रहे हैं तो आज तक इन्होंने अपने नेताओं पे कोई कार्रवाई तक नहीं की। जिन्होंने भी 1975 में जो जुल्म सहा है, उस समय का जो प्रकोप, जो कांग्रेस पार्टी ने टॉर्चर किया है इनोसेंट लोगों को, सिविल लिबर्टी राइट ख़त्म कर दिया है, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्सप्रेशन सारा ख़त्म किया गया था, वो दोबारा ना हो, इसके लिए बड़ा कदम उठाया गया है। और लोकसभा चुनाव के हैरान करने वाले नतीजों के बाद यूपी के बीजेपी नेताओं की नाराजगी सामने लगातार आ रही है। देखिए इनकी शिकायतें क्या है। उत्तर प्रदेश के 2 बीजेपी नेता अपनी ही सरकार से नाराज हैं। प्रतापगढ़ के पट्टी विधानसभा से विधायक रहे पूर्व मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह का दर्द क्या है, सुनिए। हमें कहने में संकोच भी नहीं, मेरे 42 वर्ष के राजनीतिक जीवन में तहसील और थाने का ऐसा भ्रष्टाचार न सोच सकते थे, न देख सकते थे, वो अकल्पनीय है। जौनपुर के बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश मिश्रा का मानना है कि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद यूपी को लेकर इस बार केंद्रीय नेतृत्व को नेता और कार्यकर्ताओं की मन की बात सुननी होगी। तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। और 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की मतगणना के रुझान आने शुरू हो गए हैं। जी हां, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा सीट पर बीजेपी आगे चल रही है। हिमाचल की बात करें तो सीएम सुक्खू की पत्नी पीछे चल रही हैं और हिमाचल की ही देहरा सीट पर बीजेपी आगे चल रही है इस वक्त। पंजाब में आम आदमी पार्टी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। और दिल्ली में आज से चलेगा अतिक्रमण पर बुलडोजर। मजनू का टीला इलाके में चलेगा बुलडोजर। यमुना बाढ़ क्षेत्र के अतिक्रमण को हटाया जाएगा। डीडीए पहले ही जारी कर चुकी है नोटिस। और ज्यादा मुआवजा हासिल करने के लिए मध्य प्रदेश के सिंगरौली में खेल आखिर क्या चल रहा है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के बीच बनने वाले नेशनल हाईवे के लिए जैसे ही सर्वे का काम पूरा हुआ, लोग अपने खेतों में मकान बनाने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि खेत से ज्यादा मकान का मुआवजा मिलता है। इस खेल में जमीन माफिया से लेकर नेताओं के शामिल होने की खबर है। सिंगरौली के 2 तहसील से मार्च से लेकर अब तक 2500 मकान बन चुके हैं। इसमें से कुछ पूरे, कुछ अधूरे और कुछ कच्चे मकान तो बन गए हैं, लेकिन ज्यादा मुआवजा पाने की चाहत पर प्रशासन ने पानी फेर दिया है। अगर ये मुआवजा प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्माण किया गया है तो इनको मुआवजा प्रदान नहीं किया जाएगा और ये बिल्कुल अवैधानिक है और इसको हम नियमानुसार कार्य करेंगे। हाईवे के लिए सिंगरौली के 70 किलोमीटर हिस्से का सर्वे किया गया है, जो चितरंगी और दुधमनिया तहसील से होकर गुजरता है। सर्वे के बाद जो जमीन 8000 रुपए डिसिमिल मिल रही थी, अब उसकी कीमत 80,000 रुपए डिसिमल हो चुकी है। अहम बात यह भी है कि प्रशासन के सख्त संदेश के बाद अब दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। मुआवजा दिलाने का झांसा देकर जमीन मालिकों को फंसा रहे हैं। मध्य प्रदेश के सीहोर के एक स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां क्लासरूम में लगा पंखा अचानक एक स्टूडेंट के ऊपर गिर गया। टीचर की मौजूदगी में क्लासरूम के अंदर करीब 40 बच्चे मौजूद हैं। रोज की तरह सभी बच्चे पढ़ाई में मगन हैं। किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं है कि छत से मुसीबत गिरने वाली है। कुछ ही पल में क्लास के अंदर हड़कंप मचता है। छत पर लगा पंखा अचानक नीचे गिरता है। कुछ बच्चे टेबल छोड़कर भागते हैं। बच्चों को पढ़ा रही टीचर फौरन उस छात्र की तरफ भागती है जिसके ऊपर पंखा गिरा है। मौके की नजाकत को समझते हुए वो दूसरे ही पल क्लास से बाहर की तरफ भागती है और कुछ सेकंड के अंदर दूसरी टीचर को साथ लेकर आती है। दोनों टीचर छात्रा को लेकर क्लासरूम से बाहर निकल जाती हैं।
तस्वीरें मध्य प्रदेश के सीहोर के आष्टा स्थित एक प्राइवेट स्कूल की हैं। हादसे की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हुई। पंखा एक छात्रा के हाथ पर गिरा, जिसको औपचारिक इलाज करने के बाद भोपाल रेफर किया गया है। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी छात्र को गंभीर चोट नहीं लगी, लेकिन पंखा गिरने के बाद सभी छात्र दहशत में जरूर नजर आए। इस पूरे हादसे के दौरान टीचर की सूझबूझ काबिल तारीफ है, जिसने समय रहते हालात को संभाल लिया। और यूपी के फिरोजाबाद में शादी के मंडप में क्यों चले लात और घूसे, देखिए पूरी खबर क्या है। तस्वीरें यूपी के फिरोजाबाद की हैं, जहां शादी का मंडप सजा है, जहां दुल्हन तैयार बैठी है, बारात भी पहुंच चुकी है, लेकिन दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। आरोप है कि खाना कम पड़ने के बाद बाराती और घरातियों ने एक दूसरे पर जमकर कुर्सियां फेंकी, लाठी डंडे भी चले। दोनों पक्षों में झगड़ा इतना बड़ा कि शादी का रिश्ता ही टूट गया। दुल्हन के जोड़े में युवती अपने हाथों में रची मेहंदी रचाए बैठी रह गई। झगड़े में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है। फिरोजाबाद की हिमीरपुर में रामनगर से बारात आई थी। बताया जा रहा है कि मैरिज हॉल में बनने वाले खाने के लिए दोनों पक्ष ने बराबर पैसे खर्च करने पर सहमति जताई थी। लड़के वालों का आरोप था कि दावत में लड़की पक्ष वालों ने ज्यादा मेहमान बुला लिए और बारातियों के लिए खाना कम पड़ गया। हालांकि लड़की वालों ने आरोप लगाया है कि लड़के वाले पैसे मांग रहे थे और इनकार करने पर हुड़दंग मचाना शुरू कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। और गुजरात के जूनागढ़ की एक यूनिवर्सिटी में अनचाहे मेहमान के आने से हड़कंप मच गया। देखिए क्या है पूरा मामला। गुजरात के जूनागढ़ के कृषि विश्वविद्यालय के लैब में तेंदुआ धमका। मौके पर मौजूद स्टूडेंट ने सबसे पहले लैब का दरवाजा बंद किया। उसके बाद तेंदुए को पकड़ने की मुहिम शुरू की गई। वन विभाग की टीम पहुंची। तेंदुए को बेहोश करने के लिए ट्रैंकुलाइजर गन तैयार की गई। लैब की हर खिड़की से तेंदुए पर निशाना साधने की कोशिश होती रही। तेंदुआ कभी निशाने पर आता, फिर ओझल हो जाता, लेकिन वन विभाग के कर्मचारी डटे रहे, घंटों मशक्कत करते रहे। इस बीच कृषि विश्वविद्यालय के लैब में तेंदुआ इधर उधर चहलकदमी करता रहा, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए को बेहोश किया गया और विश्वविद्यालय परिसर से सुरक्षित निकाला गया। वन विभाग की मुस्तैदी से विश्वविद्यालय में बड़ा हादसा टल गया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को आरएफओ श्री का कांटेक्ट किया और आरएफओ सी उनकी टीम लेके तात्कालिक लोकेशन पर आ गए। जो लेपर्ड था उनको ट्रंक्विलाइजर देके कब्जे में ले लिया है। तेंदुए को पकड़ने के बाद उसे आबादी से दूर सक्करबाग प्राणी उद्योग भेज दिया गया। और यूपी में इन दिनों एक अजब मामला चर्चा में है। फतेहपुर के रहने वाले एक युवक को एक सांप बार बार डस रहा है। 40 दिन में सांप युवक को 7 बार काट चुका है। अस्पताल के बेड पर मौत से लड़ रहे इस शख्स का नाम विकास द्विवेदी है। सांप के काटने के बाद विकास को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दावा है कि पिछले 40 दिनों में अब तक 7 बार सांप काट चुका है। हर बार जब सांप डसता है तो विकास को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और वो इलाज के बाद ठीक होकर घर चला जाता है। जब छठी बार विकास को सांप ने डसा था तो उसने अपने एक सपने के बारे में बताया था। उसका दावा है कि सांप उसे 9 बार काटेगा और 9वीं बार उसका बचना नामुमकिन है। विकास का इलाज कर रहे डॉक्टर भी इस घटना से हैरान हैं। उनका कहना है कि बार बार उसे एक ही दवा दी जाती है और वो ठीक हो जाता है। बताता है कि समझो आता है काट लेता है। हमने कहा कभी देखा, तो उसने कहा इस बार मुझे नहीं दिखा। यानी 2-3 बार तो उसने देखने को बताया, इस बार लेकिन नहीं बताया। इस बार तो मुझसे ये भी नहीं बता पाया कि समझो अपना मैंने देखा कि नहीं देखा, क्या किया क्या नहीं किया। सीएमओ की अगुवाई में डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई है जो 48 घंटे के अंदर जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और भारतीय सुरक्षा बलों के एक्शन से बौखलाए आतंकी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकी इन दिनों चाइनीज ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं और घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने घाटी में आतंकियों के टेरर के नए टूल का पता लगा लिया है। खबर है कि कश्मीर में आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने डिजिटल टेरर प्लान तैयार किया है और चाइनीज ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। जम्मू में टेरर स्ट्राइक को अंजाम देने वाले आतंकी डिजिटल मैप, एन्क्रिप्टेड मैसेज, ऑफलाइन लोकेशन मैप और बॉडी कैमरे जैसे नए टेरर टूल से लैस हैं।
खुफिया एजेंसियों के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई अब सिर्फ डिजिटल डिवाइस ट्रेंड आतंकियों की घुसपैठ करा रहा है। इसका मकसद है कि आतंकियों की लोकेशन को ट्रैक करने में भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को मुश्किल आए। हाल ही में मुठभेड़ में मारे गए कुछ आतंकियों से ऐसे ही डिवाइस बरामद हुए हैं। खुफिया एजेंसी सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों के इस नए टेरर टूल का नाम है अल्पाइन क्वेस्ट एप्लीकेशन। आतंकी संगठन इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि वो चाहते हैं कि उनके जो पदचिन्ह हैं वो ट्रेस ना हो जा सके और पुलिस उन तक न पहुंच सके। और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नींदें उड़ा दी हैं। इस फैसले से इमरान खान को नई सांसें मिली हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिस वक्त राहत की सांस ले रहे थे, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के कार्यकर्ता पेशावर में तांडव मचा रहे थे। PMLN के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर आगजनी की, रास्ता रोका और घंटों हंगामा करते रहे, इमरान के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। ये पूरा मामला पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से जुड़ा है, जिसने इमरान खान को फिर से नई ताकत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की पार्टी PTI की सहयोगी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आरक्षित सीटें देने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी आरक्षित सीटें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने का आदेश, महिलाओं अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित 70 सीटें देने का आदेश। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से शरीफ सरकार को बड़ा झटका लगा। इमरान समर्थक पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की बड़ी जीत हुई। चुनाव आयोग ने आरक्षित सीटों पर विपक्ष के दावे को नकारा था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबसे बड़ी पार्टी PTI बन जाएगी। यूपी में डिजिटल हाजिरी पर बड़ा आदेश आ गया है। किसी भी वक्त डिजिटल हाजिरी लगाने की मिली है छूट। ये बहुत बड़ी खबर है। सरकार ने सरकारी शिक्षकों की मांग पर अपना स्टैंड बदला है। पहले शिक्षक का प्रदर्शन कर रहे थे और इस्तीफा तक सामने आया शिक्षकों का। पहले सुबह 8:30 बजे और दोपहर 2:30 बजे हाजिरी लगानी थी, अटेंडेंस लगानी थी। अब इसमें थोड़ी सी ढील दी गई है और अपना स्टैंड बदला है यूपी सरकार ने। शिक्षकों की मांग पर ये स्टैंड बदला गया है और किसी भी वक्त अब डिजिटल हाजिरी लगाने की अनुमति मिल गई है, ये छूट मिल गई है। और ज्यादा जानकारी पंकज झा हमारे साथ जुड़ गए, रोविंग एडिटर। पंकज, क्या यूपी सरकार ने कहा है इस पूरे मामले को लेकर, अटेंडेंस को लेकर? देखिए, 8 तारीख से यानी 8 जुलाई से नियम लागू किया गया था कि जितने भी सरकारी स्कूल है, प्राइमरी, कंपोजिट स्कूल है, जूनियर मिडिल हाई स्कूल है, उन सभी में सरकारी टीचरों को ने स्कूल खुलने के समय भी और स्कूल खुलने के बाद भी उनको डिजिटल अटेंडेंस लगाना था। इसके लिए वहाँ के प्रिंसिपल और सीनियर मोस्ट टीचर यानी 2 लोगों को टैबलेट दिए गए थे, लेकिन उसके बाद टीचरों ने अटेंडेंस लगाने से मना कर दिया था। उसके बाद कई दौर की बैठकें हुई, लेकिन पूरे यूपी के सभी शिक्षक जो हैं इस फैसले को मानने को तैयार नहीं थे। कल सभी जगहों पे एक कैंपेन चलाया गया है कि उनको समझाया जाए टीचरों को। शिक्षा विभाग के अधिकारी गए, लेकिन टीचरों ने हाथ खड़े कर दिए, बोला डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाएंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरी रिपोर्ट दी गई। उसके बाद ये फैसला हुआ कि सवेरे जो स्कूल खुलता है और दोपहर 2:30 बजे जब स्कूल बंद होता है, उसके दौरान टीचर अब कभी भी डिजिटल अटेंडेंस लगा सकते हैं, यानी किसी भी वक्त खुलने और बंद होने के बीच में। तो एक बड़ी छूट दी गई है और सरकार को टीचरों की मांगों के आगे झुकना पड़ा है, इसे आप ऐसे कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, नजर बना के रखिए। बहुत बड़ी खबर है और जो शिक्षकों की मांग रही उसकी मांग के आगे झुकना पड़ा है यूपी सरकार को और इसमें ढील दी गई है डिजिटल अटेंडेंस को लेकर।